हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगले महीने जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो है 2019 बैच के और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच के एग्जाम प्रस्तावित हैं। तो इस क्रम में हम सेमेस्टर के एग्जाम के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने पहले प्रीवियस पेपर को सॉल्व करा के उसका अलग प्लेलिस्ट बना करके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो हमने डाल रखा है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है और आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। और आगे उसमें आने वाली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक इसी तरह हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए आज जो है प्रीवियस पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, ताकि आप लोग समझ पाएं कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों का बैच जो है प्रमोट हो गया है, यानी कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि किस तरह से पेपर आएंगे और किस तरह से आप उनको सॉल्व करेंगे 1 घंटे के अंदर। तो कितने प्रश्न आते हैं और कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इसको अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। किस तरह से प्रश्न आते हैं उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम प्रीवियस पेपर को देखते हैं। ये देखिए 2019 का पेपर है, सेकंड सेमेस्टर 2019 का पेपर है। किस तरह से प्रश्न आए थे उसको हम एक बार समझ लेते हैं, ताकि आसानी हो समझने में कि पेपर में प्रश्न किस तरह से आएंगे। देखिए, इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर एग्जाम में आया हुआ ही पेपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और 6 जो है अति लघु उत्तरीय आते हैं और 7 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या पूछा था। इस सेकंड सेमेस्टर 2019 के पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 5 प्रश्न आए थे। तो उसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। समतुल्य का मतलब होता है कि ये जो संख्या देखिए -24/45 दिया है, तो समतुल्य का मतलब होता है इसी का छोटा रूप हो। ठीक है, तो उसका समतुल्य होगा। अब इसको देखिए छोटा रूप करने के लिए क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों कट रहा हो। तो देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3/24 और 3 से 15 बार में, यानी कि इसका छोटा रूप क्या हो गया, -8/15। चिन्ह यही रह जाएगा, बस ये अंक कट गया। तो -8/15 क्या है, इसी का क्या है, छोटा रूप है। तो जो इसका छोटा रूप है यही इसका क्या है, समतुल्य है। तो इसका समतुल्य कौन सा है, ये -8/15, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो है डीएलएड 2019 के पेपर में सेकंड सेमेस्टर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान बताइए। तो x देखिए, इसको क्या करेंगे, एक समीकरण आपका दिया है, x/4 धन 10 बराबर क्या दिया है, ऋण 4 दिया है। ये आपका एक समीकरण दिया है, तो कह रहा है इस समीकरण को हल कीजिए और बताइए कि x का मान क्या होगा। देखिए कितना आसान है। आप चाहे तो इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम मत लीजिए, सीधे आसान क्या होगा कि ये चिन्ह देखिए +10 है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। यानी कि x/4 को यहीं पर रहने दीजिए और इधर ऋण 4 है और इस वाले को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x/4 बराबर ऋण 4 और ऋण 10 जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, ऋण 14। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर निकालना है तो ये 4 इधर क्या है, भाग में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे में, यानी कि -14 × 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 चौके 56, क्योंकि ऋण है तो ऋण 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऋण 56, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन क्या था, सही था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। देखिए ये भी काफी इजी था। तो आपको क्या करना है, आप एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, लेकिन आपको क्या है कि एक बार समझ लेना है सारी चीजों को आसानी से, ताकि आप एग्जाम में परेशान ना हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। अभी इसके बाद जो है, जो 2018 बैच वाले हैं, इनका ये तो 2017 बैच का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, लेकिन 2018 बैच का जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, उसको हम आगे देख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का पूछा था कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 1.6 मीटर है। भुजा क्या दिया है, 1.6 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि क्या, इसको लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, इसको लिख सकते हैं। अब एक भुजा का मान कितना दिया, देखिए 1.6 मीटर, तो 1.6 गुणे 1.6, इसको गुणा करेंगे जब, तो ये देखिए ये भी 16 है, ये भी 16 है। दशमलव अगर हम ना देखें तो क्या है, 16 × 16। अब 16 × 16 कितना होता है, 256। अब चूंकि 1 और 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक दशमलव लगा दीजिए। अब चूंकि ये किसमें है, मीटर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 2.56 मीटर स्क्वायर। देखिए सब 256 है, लेकिन दशमलव का सब इसमें खेल है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सबको पता है क्या होता है, 2 होता है। अगर आपको संख्याओं के प्रकार से लेकर के मतलब इस तरह के प्रश्नों में संख्याओं के प्रकार को लेकर समस्या है, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो मैथ्स चैप्टर वाइज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें संख्याओं के प्रकार एक वीडियो होगा, तो संख्याओं के प्रकार वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सारी संख्याओं को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार जो है 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको पता होना चाहिए, होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब क्षेत्रफल दिया है कितना, 45, यानी कि 45 का मान दिया है बराबर कितना, 1/2 गुणे आधार देखिए कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है नहीं कुछ दिया, h मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अब क्या होगा, ये 2 इधर भाग में है, इधर गुणे में हो जाएगा, यानी कि 45 गुणे 2। अब ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा भाग में, और बराबर h। 15 से काटिए, 15 या 45, 3 दूना 6, यानी h का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 कहाँ है, देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 1-1 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा था। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद जो आता है अति लघु उत्तरी, वो कैसे आया था। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। आइए देखते हैं कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों में जो कितने प्रश्न आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं और 6 प्रश्न अति लघु उत्तरी आते हैं। तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तो उनको देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि a² प्लस 1/a² = 2 हो तो 1/a प्लस a का मान बताइए। तो आपको ये दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि a² धन 1/a² बराबर 2 हो तो a प्लस 1 इसका मान बताइए। तो देखिए 1/a धन a इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, लिखेंगे, आप सॉल्व करते समय लिखेंगे कि 1/a प्लस a का वर्ग करने पर क्या होगा, आप इसको तोड़िए, a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 1/a इंटू a, 2 ये फार्मूले का हो गया, a की जगह 1/a है और b की जगह a है। देखिए इस क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, नीचे 1/a² को लिख सकते हैं 1/a², क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस a² और प्लस कितना 2, जो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 1 से तो 1 कट गया है। तो अब क्या होगा, ये देखिए जो ये चीज है इसी का वैल्यू आपके प्रश्न में दे रखा है 2, तो यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो 2 धन 2 बराबर कितना 4, ये किसका वैल्यू आया इसका, यानी कि 1/a प्लस a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आया 4। अब हमको 1/a प्लस a का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जब भी कर्डी हटता, जब वर्ग इधर हटता है तो दूसरे पक्ष में क्या होता है अंक कर्डी में चला जाता है, तो कर्डी में 4, अब कर्डी में 4 का मान क्या होता है 2, तो इसलिए 1/a प्लस a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप छठवां प्रश्न सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपका ये 1 नंबर का प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी हैं, लेकिन इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसको लगाएंगे और सीख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम जो है अपना पैटर्न फॉलो करता है। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है तो इनका सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चन आपके चेंज होंगे, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हों। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और ऐसे समझिए चीजों को, ताकि आप अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आप उसमें रुके ना, मतलब उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना। अगर किसी प्रश्न को समझने में आपको समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये प्रश्न को समझ में नहीं आया, उसके लिए क्या करेंगे, हम अगले क्लास में उसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कुछ नहीं करना होता है। अगर मान लीजिए x/y है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो कुछ नहीं करते हैं, बस अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। ये क्या कहलाता है
अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हर जो है अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। यानी x बटे y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, y बटा x ही रहेगा, मतलब y बटा x हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह होता है चिन्ह नहीं बदलता है। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। प्लस चूंकि लिखते नहीं है इसलिए लिखा नहीं गया था। लेकिन अगर माइनस एक्स बटे वाई का पूछ ले गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा माइनस वाई बटा एक्स होगा। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप समझ गए कि माइनस एक्स बटे वाई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस वाई बटा एक्स होता है, तो माइनस 4 बटा 9 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस 9 बटे 4 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर उससे उसको गुणा कर दिया जाए तो एक आंसर आ जाए, वही होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि अगर कोई भिन्न दिया है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, लेकिन चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, चिन्ह जो रहेगा वही रहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य जो भी होगा वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम होगा, और तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मान लेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपया, ये मान लीजिए, माना एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। अगर आप मान लिए कि एक पुस्तक का मूल्य क्या है, 100 रुपया है, तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, इसलिए 5 पुस्तक का मूल्य, अगर एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 7 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, इसलिए 7 पुस्तकों का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य हम x माने हैं तो 7 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है मूल्य का कितना है, 72 रुपया है। यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम है क्या, 5 पुस्तकों का मूल्य, यानी कि अंतर दिया हुआ है। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न जैसे कहा है वैसे कीजिए, इस मूल्य से ये मूल्य कितना कम है, 72 रुपया। यानी कि 7x में से अगर हम 5x घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 72 रुपया मिलेगा। अब इसको हल कर दीजिए, 7x में से 5x कितना बचेगा, 2x बराबर कितना, 72 रुपया। अब x की वैल्यू को निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 72 बटे 2, काट दीजिए, तो 2 3 6 और 2 6 12, x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना, 36 रुपया। अब जो कि कह रहा था एक पुस्तक का मूल्य बताइए, हम एक पुस्तक का मूल्य क्या माने हैं, 100 रुपया, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था 1 नंबर का प्रश्न प्रतिलोमोत्तरी में। तो इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ जाएंगे तो आप खुद से नोट कर लेंगे, आपको देख के नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन को समझ जाइए कि कैसे लग रहा है, तो आप बड़े आसानी से खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं एक बार समझने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। अब जब क्रमागत संख्याओं की बात कर देता है तो उसमें क्रमागत का मतलब होता है क्रम से हम आगे बढ़े, यानी कि उसमें एक ऐड होता जाएगा। तो अगर हम पहली संख्या मान लें, पहली संख्या अगर क्रमागत निकालना है, मान लीजिए देखिए अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो ये क्रमागत संख्या है, यानी क्रम से आने वाली संख्या है। तो अगर पहली संख्या हम x मान लें, लिखेंगे माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इसी में एक जुड़ जाएगा। अब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या में एक जुड़ेगा, यानी x प्लस 1 था, ये हमारी दूसरी संख्या है, इसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, तीनों संख्या क्या हो गई, क्रमागत हो गई। अब कह रहा है इनका योग कितना है, 87 है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्योंकि ये अतिलघुत्तरी है इसलिए सब लिखते जाइएगा ताकि नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार क्या है, तीनों को जोड़ना है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो तीनों का योगफल क्या दिया है, 87 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 1 ऐसे ही रहने दीजिए, कोष्ठक हटा रहा है। ठीक है, x प्लस 2 कितना हो जाएगा, बराबर 87। अब देखिए ये और ये जोड़ के 3 हो जाएगा, और ये वाला मतलब ये देखिए 1x 2x 3x, यानी कि 3x प्लस और 2 1
3 बराबर कितना 87। अब 3x यहीं रहने दीजिए, और ये चूंकि प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 87/3। अब 3x का मान क्या आ जाएगा, 87 में से 3 कितना बचेगा 84 बचेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या आया, 3x का मान हमारा आया है कितना 84। तो x की वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा 84/3, काट दीजिए, 3 दूना 6 और 2 24, 3/24 कितना आया 28। अब हमसे क्या पूछ रहा है देखिए, तो द्वितीय क्रमागत संख्या बताइए। पहली नहीं पूछा है, अगर पहली पूछा होता तो यही हमारा आंसर हो जाता कि 28 होगा, लेकिन चूंकि दूसरी पूछा है तो दूसरी का मान क्या है x+1, यानी कि 28 x का मान हो गया +1, 28 से कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रथम पूछा है तो x की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी, लेकिन अगर द्वितीय क्रमागत पूछा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, अगर तृतीय क्रमागत पूछता तो उसमें 2 जोड़ देते, यानी कि 30 हो जाता। ठीक है, तो ये रहे हमारे प्रश्न, इसमें हम 9वां देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अतिलघुत्री का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस आप एक बार समझ लीजिए, पूरे सिलेबस को एक बार देख लीजिए, और सारे चैप्टर्स का जो है मेन में जो फार्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी फार्मूले इस आपके पूरे किताब से जितने भी फार्मूले बन सकते हैं, अगर चाहते हैं कि आपको सारे फार्मूले एक जगह मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम सारे प्रश्नों का, सारे जो पूरे बुक का जो फार्मूले हैं मेन अलग अलग चैप्टर्स के सारे फार्मूलों को एक जगह लिख करके और आपको समझा देंगे, ताकि अगर सीधे फार्मूला पे आधारित प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। अगर आपको इसमें आयत का परिमाप पता है, सूत्र पता है आयत का परिमाप क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को लगाने में कुछ नहीं है, सीधे आप लिखेंगे, चूंकि अगर सॉल्व अच्छे से करना तो लिखेंगे क्योंकि लंबाई दिया है कितना, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। इस चूंकि अब जानते हैं क्या आयत का परिमाप, अब आयत के परिमाप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अच्छा 2 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 कोष्ठक में लंबाई क्या है 10 है, चौड़ाई कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 और कोष्ठक में 16, और कोष्ठक हटेगा तो क्या आएगा गुणे 16 दूना क्या हो जाएगा 32, चूंकि परिमाप है इसलिए 10 सेंटीमीटर आएगा, अगर इस क्षेत्रफल आता तो स्क्वायर आता सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32, यानी कि एक आयत का परिमाप अगर 10 हो चौड़ाई 6 हो तो उसका परिमाप क्या होगा 32 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बस आपको इस फार्मूला पता होना चाहिए था, अगर फार्मूला पता होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे फार्मूला पे आधारित प्रश्न था। तो अगर आप पूरा फार्मूला भी याद कर लेते हैं तो आपको कई प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे फार्मूले पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अगर आप नहीं एक बार अच्छे से पढ़े या फिर इस तरह का अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता है कि कैसे परिवर्तन करते हैं सेंटीमीटर क्यूब का लीटर में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम सीख लेते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 7800 7800 घन सेंटीमीटर पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहा है। अब बस एक लाइन ये याद रखिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1000 घन मीटर का जो एरिया है इसमें 1 लीटर पानी आता है, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आता है। तो अब अगर इसको देखें, चूंकि ये है इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हो तो क्या आएगा 1/1000 लीटर पानी आएगा। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आता है तो 1 घन सेंटीमीटर कितना आएगा 1/1000 लीटर। इसलिए कितना दिया देखिए 7800, इसलिए 7800 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होगा 1/1000 गुणे कितना 7800, यानी बराबर कितना हो जाएगा 7800 बटे कितना 1000, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 78/10 यानी कि 7.8 लीटर पानी क्या होगा आएगा किसमें। अगर 7800 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर का अगर कोई पानी का बर्तन है तो कितना लीटर होगा वो 7.8 लीटर का होगा, यानी कि उसमें 7.8 लीटर
आएगा। तो आपको बस ये याद रखना चाहिए, ये आपको चीज याद रखना चाहिए कि 1000 घन सेंटीमीटर का मान कितना होता है, 1 लीटर होता है। यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर अगर पानी हो तो वो 1 लीटर पानी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके अतुल उत्तरी प्रश्न जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अतिलघुत्तरी प्रश्न कैसे आते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आते हैं। इसी तरह से 7 प्रश्न जो है लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, उनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि और समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जितने भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साथी हैं उनको जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से सीख सकें। और आपको बता दें कि जो मैथ में बैक लगने की समस्या है वो सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, देखने को मिलता है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, और हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका अच्छे से तैयारी कराया जाए। और आप क्या चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, मतलब आपके द्वारा क्या राय है कि किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए, चीजों को कैसे बताया जाए। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।